प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सोलिडारिडाड एशियन पाम ऑयल अलायंस एंड द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इंदौर में पाम ऑयल स्वास्थ्य और पोषण के लिए धारणाओं में बदलाव पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पोषण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और खाद्य तेल उद्योग के द्वारा पाम ऑयल के बहुमुखी गुणों और साथ ही भारत में खाद्य तेल परिदृश्य में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। कार्यशाला का मुख्य फोकस पाम ऑयल के स्वास्थ्य संबंधी गुणों पर प्रकाश डालते हुए इसके बारे में फैलाई गई भ्रामक जानकारियों को दूर करना है। विशेषज्ञों ने पाम ऑयल के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा की, जिसमें हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य, एंटीऑक्सीडेंट गुण और आंखों की सेहत के लिए इसे अच्छा बताया। विशेषज्ञों ने बताया कि कच्चे पाम ऑयल में कैरोटीनॉइड बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें संतुलित फैटी एसिड की संरचना होती है। साथ ही कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। 2 4 5 से ज्यादा कोई ये भी नहीं मालूम होगा कि सफोला कौन सा तेल है। मैं एक क्वेश्चन सबके लिए बोल रहा हूँ, कोई किसी को मालूम है सफोला कौन सा तेल है आज जो खाते हैं आप लोग? बताइए कोई जिसको मालूम हो। हाँ बताइए। हाँ चलिए, और आप बताइए। अच्छा, और बताइए कोई और। मेरा वो प्रश्न नहीं है। नहीं, मैं आपको पहले जो प्रश्न है नहीं, आपके प्रश्न का पहले मैं जवाब खत्म कर लूं, फिर आप प्रश्न पूछेंगे। कोई और जानता है कि सफोला क्या है? सफोला इज एक्चुअली ओनली अ ब्रांड। ओरिजिनल जो था सफोला था कर्डी ऑयल। अभी सुनो ना, पूरा हमने दो। सफोला ओरिजिनली वाज अ कर्डी ऑयल। अब कर्डी का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। आज की तारीख में जो आप खा रहे हैं सफोला एज अ ब्रांड, it is 80% rice bran oil and probably 20% sunflower oil. It's a blended oil. It is not the original curdy oil. So it's only a brand. So you're eating actually a brand. Mr. Chaturvedi, I have a question please. 3 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, CSIR है, NIN है, या जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, आप किसी के भी साइट पर जाइए, आपको न्यूमरस आर्टिकल्स, लिटरेचर मिल जाएंगे। इवन आप गूगल भी करें कि पाम ऑयल पर, तो आपको वर्ल्ड ओवर न्यूमरस लिटरेचर मिल जाएंगे, US के, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, सबके। तो देयर इज मतलब लाइन ऑफ आर्टिकल्स इसमें पाम ऑयल के। NIN ने भी अभी अपनी रिसर्च पब्लिश की है। और कार्यक्रम में बताया गया कि कुछ खाद्य तेल उपभोग की 38% से अधिक निर्भरता पाम ऑयल पर है और इस मांग को पूरा करने के लिए 2025-26 तक अतिरिक्त 0.6 मिलियन हेक्टेयर तक पाम ऑयल की खेती के क्षेत्र में विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इस विस्तार से घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है। संकेत है कि कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन 2025-26 तक 1.12 मिलियन टन तक पहुंच सकता है और 2029-30 तक 2.8 मिलियन तक ये बढ़ सकता है, जो खाद्य तेल उत्पादन में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, एशियन कंट्रीज़ में मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो जिस रफ्तार से पिछले 20-25 सालों में बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं। पर पिछले 3 1 साल 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट का भी फोकस इस पे बढ़ा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल के ऊपर ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार करोड़ बजट में सपोर्ट भी दिया है और नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना में इसका रकबा भी बढ़ रहा है। तो इसके जो परिणाम हैं, पाम ऑयल 4 से 5 साल लगता है पेड़ फ्रूट देने में। मैं समझता हूँ आने वाले सालों में इसका वो दिखाई देने लगेगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का खुद का प्रोडक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। हिंदुस्तान रफली 25 मिलियन टन तेल खाता है, जिसमें रफली अबाउट 16 मिलियन टन या 160 लाख टन तेल हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रहा है आज की तारीख में, जिसमें से 9 मिलियन टन या 90 लाख टन तेल पाम है। पाम आता है ज़्यादा करके इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से।
अगर परसेंटेज की बात करें तो मैं समझता हूँ 50-55% आ रहा है इंडोनेशिया से पाम ऑयल, और 30-35% या 40% के तकरीबन आ रहा है मलेशिया से, और 5-7% आ रहा है थाईलैंड से। ये तो हुआ पाम। और जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, वो ज़्यादा करके हिंदुस्तान में अर्जेंटीना से आता है और ब्राज़ील से आता है। सनफ्लावर की अगर बात करें, सनफ्लावर तेल आता है ज़्यादा करके हिंदुस्तान में यूक्रेन से और अर्जेंटीना से। तो सॉफ्ट ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं सोया और सन, वो तकरीबन 6 से 7 मिलियन टन आता है, और 9 मिलियन टन पाम आता है। ये थोड़ा मेरे को कहना मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में इसका कल्टीवेशन और रकबा बढ़ रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत सॉलिडली काम कर रही है, वहाँ पे भी बढ़ रहा है। वहाँ जो राइस के जो है, हिंदुस्तान में राइस की इफरात हो रही है, तो राइस का लैंड जो है तेलंगाना वगैरह में वो काफ़ी कुछ डाइवर्ट हो रहा है पाम में। और हिंदुस्तान को एडिबल ऑयल की ज़रूरत है, तो वो तो हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में मतलब बहुत रेलेवेंट चीज़ है। एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक होने के नाते भारत खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में सदियों से पाम ऑयल का इस्तेमाल कई खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों में होता रहा है। हालांकि हाल ही के वर्षों में स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में भ्रामक रिपोर्ट्स सामने आई है, जिससे हमारे किसानों, खासकर छोटे किसानों को काफी नुकसान हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर भी पड़ा है। नमस्कार, मैं गोदरेज पाम ऑयल जो डिवीज़न है उसके सीईओ हूँ, और मैं इस सेमिनार के पार्टिसिपेट करने के लिए हम बहुत पहले से सॉलिडरिटी राइट्स के साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली हम देश के अंदर किसान जो स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट में जो किसान हैं उनके साथ मिल के ऑयल पाम उगाते हैं, और लगभग 1.5 लाख टन ऑयल जो है ऑयल पाम ऑयल बनाते हैं, और 1 लाख किसान के साथ काम कर रहे हैं। आज इस सेमिनार के पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि जो पाम बनाने के बाद जो खपत होता है, वो जाने अनजाने में हम सब जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हम जब डायरेक्ट पाम ऑयल यूज़ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, जो कि एक मिथ है, ऐसा है नहीं। और उसके एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर आए हैं जो वो साइंटिफिकली इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारे देश में जो पाम उगाया जा रहा है, ये पाम बदनाम 2 चीज़ से है, एक हेल्थ और दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि इंडिया में जो पाम ऑयल है बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन फ्री पाम ऑयल है। ये 100% फार्मर इसको उगाता है और फार्म लैंड में ग्रो करते हैं, तो इससे क्लाइमेट की कोई रिस्क नहीं है। और जैसे कि इंडिया में हमारी सरकार का भी एक मुद्दा है कि कैसे फार्मर का इनकम बढ़ाया जाए, तो ये मेरे हिसाब से मैं 22 साल से एक फार्मर किसान के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। तो जो स्टेबल इनकम, लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम की बात करें तो ये एक ऐसा क्रॉप है जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, और जो इसकी मार्केटिंग है, जो बाइंग है, वो 100% गारंटेड है। तो जो फार्मर के लिए रिस्क पार्ट है कि आज अगर प्रोड्यूस करे तो कैसे बेचें, तो पाम ऑयल एकदम रिस्क फ्री एक क्रॉप है जो कि 2.5 से 3 लाख के मिनिमम इनकम पर हेक्टर देता है फार्मर को। और मुझे लगता है, उम्मीद है, जिस तरीके से सरकार की योजना चल रहा है, आने वाले दिन में काफ़ी ज़्यादा किसान इसमें जुड़ेंगे और ये पाम ऑयल खेती के लाभ उठाएंगे। आंध्र प्रदेश में हमारे पास ऐसे 1000 किसान हैं जो 1 या 2 हेक्टर में इसका खेती शुरू किए थे। आज वो 10, 12, 15, 20 हेक्टर की खेती करते हैं, और अगर फाइनेंशियली बात करें तो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में इसका जो खेती हो सकता है वो सिर्फ वो एरिया में हो पाएगा जहाँ पे पानी का साधन है, बिकॉज़ जो जगह पे सिर्फ बरसात के खेती होता है वहाँ पे ये खेती नहीं होगा। मेरी जो जानकारी है, भारत सरकार ने जो NMEOP पार्ट 2 फेज़ 2 लॉन्च करने वाली है, उस पे मध्य प्रदेश आने वाला है। और जैसे ही वो आई थिंक अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी
कृषि मंत्री बने हैं सेंटर में, तो डेफिनेटली ये आगे जाके एक मध्य प्रदेश इंक्लूड किया जाएगा और मध्य प्रदेश आएगा तो हम ज़रूर मध्य प्रदेश में आएंगे और मध्य प्रदेश के किसान के साथ जुड़ेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से सटीक जानकारी प्रस्तुत करके पाम ऑयल के बारे में लोगों की धारणा को बदलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।